कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसको देखते हैं फिर से। तो हम लोग क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन फिजिक्स, क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा बेटा। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया था, एग्जांपल देख लो क्या लिया था, 3 में एग्जांपल लिया था इसको, ठीक है बेटा, 3 एग्जांपल में इसको ले लिया था। इसका मैं नाम दिया था बेटा, इसका भी नाम देखे थे हम लोग। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा एक फिजिक्स में इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, पता चल जाएगा। इसका नाम बोलो बेटा, क्या बोलो, आर्थो, नाम है आर्थो, आर्थो डाई क्लोरो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम बोलिए मेटा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, बेंजीन। और इसका नाम होगा बेटा पैरा, क्या नाम होगा बेटा, पैरा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। वेरी ओके। तो यहां पे तो कार्बन है बेटा ना, कार्बन है बेटा, यहां पर कार्बन छिपा हुआ है। और कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे तो क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री वाला इधर आ जाएगा। इधर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, इसका बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा पैरा को देखो बेटा, पैरा का 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम देयर आर 2 डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो बिल्कुल जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसके ये तो बेटा होगा म्यू बराबर क्या हो गया 0, और म्यू 0 का मतलब क्या होगा बेटा, नॉन पोलर हो गया। क्या हो गया, नॉन पोलर, मान ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वो अलग चीज है। हमको यहाँ वाटर की सॉल्युबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको देखो, ये वाला जो वेक्टर होगा इस वाले वेक्टर को कैंसिल आउट नहीं करेगा, और ये वाला जो वेक्टर होगा इस वाले वेक्टर को कैंसिल आउट नहीं करेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होगा बेटा μ1 वो 0 के बराबर नहीं होगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है μ2 वह भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब इन दोनों के अंदर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट के रूप में कुछ मिलेगा। किसका ज्यादा होगा, μ1 ज्यादा होगा या μ2 ज्यादा होगा। एक हम जानते हैं एक फार्मूला बेटा, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है कि R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वो बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। इसकी सहायता से 2 वेक्टरों को हम जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जोड़ते समय यहां देखिए, यहां R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, cos थीटा, यानी कि R जो होगा बेटा, R जो होगा क्या होगा बेटा, R जो होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, cos थीटा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा। थीटा का मान जहां कम होगा, मिनिमम होगा बेटा, मिनिमम होगा, वहां R की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी ना, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखो तो आर्थो वालों के लिए बेटा, जो आर्थो जो हम लोग ले रहे थे क्लोरो, आर्थो के लिए अगर दोनों वेक्टरों को मिलाएंगे तो यहां एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का मिलता है। जबकि अगर मैं मेटा को लूं बेटा, अगर मैं मेटा को लेता हूं, यदि मैं मेटा को लेता हूं और अगर इन दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का बनेगा। और एंगल जहां बड़ा होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका μ1 था, μ1 डज नॉट इक्वल 0, और इसका क्या है बेटा, μ2 डज नॉट इक्वल 0, लेकिन μ1 बड़ा होगा μ2 से। मन ये कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कम है। ओके, इस कंपाउंड का आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसकी तुलना बेटा, तो आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में ज्यादा है। इससे फायदा क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिक्स में आपको आ जाएगा बेटा। क्या आएगा देखो ध्यान से, जो कुलम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं बेटा, कुलम्स लॉ में ये क्या होता है, प्लस मान लेते हैं Q है और मान लो बेटा ये माइनस के Q है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। कुलम्स लॉ के बारे में एक डीपली लेक्चर दिया गया हो, तो उसका हेडिंग होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी के नाम से, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सर्च करिएगा। ये पूरा कुलम्स लॉ के ऊपर डीपली पढ़ाया गया है। ओके, अब ये बताया गया था कुलम्स जो लॉ होता है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q मान लेते हैं, इसको Q1 माना जा, अगर इसको Q2 मान लेते हैं तो Q1 Q2 और बाय डिस्टेंस अगर R मानते हैं तो क्या होगा R²। मैं बताया था कि जो F होता है बेटा वो डिपेंड करता है 1/K पर, और K क्या होता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत अच्छा चीज है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में एक पिछला लेक्चर हम लोग दे चुके हैं, इन बच्चों को छूट गया होगा, अब जरूर देख लीजिएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन परमिटिविटी ऑफ मीडियम के नाम से आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। मेरा चैनल जानते ही होंगे, स्टडी टाइम विथ राजेश सर, तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, डीपली आपको मिल जाएगा। एक चीज बताया गया था कुलम्स लॉ में, कि कुलम्स लॉ में प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि अगर मान लो कि ये प्लस के Q चार्ज है और ये माइनस के Q चार्ज है बेटा, इन दोनों के बीच में जो मीडियम भर रहे हो आप, मीडियम जो ले रहे हो, जो मीडियम ले रहे हैं, उस मीडियम का जो नेचर होता है, उस मीडियम का नेचर आपके कूलम्बिक फोर्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। कूलम्बिक फोर्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये पढ़ाया जा चुका है, देख लीजिएगा। एक विशेषता होता है कि जो कूलम्बिक जो फोर्स होता है, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है। मीडियम प्रभावित करता है, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है, या उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। और देख लीजिए जो फोर्स है बेटा, फोर्स वो 1/K माने कूलम्बिक जो फोर्स होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली होता है। तो जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वह फोर्स क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या था, अब हमने क्या किया बेटा, यहां देखो, यहां एक चार्ज लिया है प्लस के Q1 और यहां चार्ज लिया बेटा मैं मान लेते हैं माइनस के Q2, और इन दोनों के बीच में मैंने एक मीडियम भर दिया है, डिस्टेंस R है बेटा, इन दोनों के बीच में मैंने क्या भर दिया, एक मीडियम भरा हुआ है। कैसा मीडियम बेटा, मैंने मान लिया है जो मीडियम है बेटा, ये वाला मीडियम ये है, इसका मीडियम मैंने भरा है। यानी Q1 Q2 के बीच में जो मीडियम है बेटा, वो मीडियम किसका है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मैंने भरा हुआ है। अब यहां मान लीजिए, यहां मान लो कि प्लस के Q1 है और यहां बेटा प्लस के Q2 है, डिस्टेंस वही बिल्कुल R है, और यहां पर मैं जो मीडियम भरा हूं उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में बेटा मान लो कि माइनस है, मान लो इसको माइनस से मान लेते हैं, ठीक है बेटा, इसको माइनस मान लीजिए, माइनस के Q2 है, ठीक है बेटा। और जो मीडियम है, यहां पर जो मीडियम मैंने भरा बेटा, मान लीजिए को मीडियम है आपका कौन सा, मेटा वाला मीडियम भर दिया। यहां पे कौन सा मीडियम भरा हुआ है, यहां में जो मीडियम भरा हूं Q1 Q2 के बीच में, वो मीडियम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मीडियम मैंने भरा हुआ है बेटा, और यहां मैंने भर दिया है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का मैंने यहां पर मीडियम भरा हुआ है। आर यू गेटिंग बेटा। अब इनके बीच में प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो मान लो कि इनके बीच में अट्रैक्शन एक फोर्स काम करेगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स को मान लेते हैं कि F1 है। अब यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा बेटा दोनों के बीच में,
वो मान लेते हैं कि F2 है। अब पूछा गया कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, ये हमको निकालना है बेटा। तो ये बताएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि बताएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता देगा। अभी आपने पढ़ा है कि अगर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने माना था कि μ1 है और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने माना था कि μ2 है, और मैंने प्रूफ किया था कि μ1 बड़ा है किससे, μ2 से। μ1 बड़ा होता है μ2 से। माने इस मीडियम के जो मॉलिक्यूल है बेटा, इस मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, जबकि इस मीडियम के मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कम है। अब आंसर मिल गया, आंसर बिल्कुल आपको मिल गया बेटा। देखिए मैं डिफाइन कर दूं, कहां पर इसको डिफाइन कर दूं, यहां लिखता हूं बेटा, यहां देखिए K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू म्यू मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हम P से दिखाते हैं इसको, मैं P भी लिख सकता हूं। तो पहला जिस मीडियम का, जिस मीडियम के मॉलिक्यूल बेटा, सॉरी ठीक बेटा, जिस मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं, जिस मीडियम के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा हो जाएगा। और जरा यहां देखिए, एक चीज हम पढ़ चुके हैं, दूसरा रिलेशन कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, के। अब बताना बेटा, μ1 बड़ा होगा μ2 से, तो मान लेते हैं इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो इसका मतलब होगा बेटा कि K1 बड़ा होगा K2 से। और यहां देखो फोर्स और इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन है, तो जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। इट मींस जो हम लोग का F1 होगा वह छोटा हो जाएगा F2 से। तो यहां पर जो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होगा, और यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा रैदरली थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मीडियम इन फिजिक्स। ओके बेटा, मैंने बताते क्लास 12th में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो दो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे बेटा, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस पोजीशन पर, तो आपके दो पोजीशन पढ़ना है बेटा, एक है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और एक है बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक और पोजीशन होता है एनी पॉइंट, एक और पोजीशन बेटा एनी पॉइंट भी होता है, एनी पॉइंट, ये भी पढ़ा दूंगा लेकिन इसमें सिलेबस में नहीं है आप लोग के, आप लोग के सिलेबस में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक स्टडी के लिए। डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो चलिए एक पढ़ते हैं, एक्सियल पोजीशन को सॉल्व करते हैं। एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा, है ना। तो हेडिंग है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इंटेंसिटी पूरा वर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी वजह से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 3 क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड में, एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल और एक एनी पॉइंट। तो पहले पढ़ते हैं आज एक्सियल पोजीशन। पहला है बेटा एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हिंदी में बोलते बेटा अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एकदम इजी डेरिवेशन है, समझ जाएंगे जल्दी में। पहले ये बताइए, मान लो कि यहां पर माइनस के क्यू चार्ज है बेटा, और यहां पर क्या है, प्लस के क्यू चार्ज है। ये ए है और ये आपका बी है। मिड पॉइंट क्या है बेटा, ओ, आधा डिस्टेंस एल। अगर एल आपका 0 के आसपास है, एल 0 के आसपास है, इस दशा में मैं ए बी को इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कह सकते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी तभी कहलाएगा जब एल की वैल्यू बहुत कम हो, बहुत कम होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको कहलाएगा। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, वो सिंपल सी बात है कि मान लो बेटा यहां पे एक माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है और यहां पे एक प्लस, एक माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से होकर जाए। एक लाइन खींचिए जो दोनों पॉइंटों से होकर जा रही है, दोनों पॉइंटों से होकर के जा रही है। एक ऐसी लाइन जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों सिचुएटेड है, तो इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे, यह जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में हमारा P क्या है, एक्सियल है। इसका एक्सियल का मतलब कि हमारा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और आपका गिवन पॉइंट ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, सभी के सभी एक ही लाइन पर सिचुएटेड होंगे। अगर तीनों एक ही लाइन पर सिचुएटेड है तो उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन, या हिंदी में अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। डेरिवेशन देख लेते हैं फटाक से। डेरिवेशन देखो बेटा, क्या देख लीजिए, यहां क्या बेटा माइनस क्यू, यहां क्या बेटा प्लस क्यू, मिड पॉइंट ओ, डिस्टेंस एल, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। गेटिंग बेटा, बोलिए ओ ए कितना है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर एल हो गया ना। ध्यान रखना एल की वैल्यू 0 के आसपास है। एक और जान लीजिएगा, P बराबर Q इंटू क्या होता है बेटा 2L। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमको लेना एक्सियल पोजीशन लेना बेटा। तो मान लीजिए यहां से यहां एक पॉइंट है, कोई x मान लीजिए, x एक पॉइंट है। अच्छा ये पॉइंट कहां है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत है। x एक पॉइंट है, x एक पॉइंट है, कौन से पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। और मुझे पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। ठीक है बेटा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा, L है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बेटा कितना है, L है। कितना दूर है मान लेते हैं, तो मान लेते हैं बेटा वो O से मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट X है। जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, वह हमारा जो पॉइंट है बेटा, वह हमारा जो पॉइंट है वह एक्सियल पोजीशन पर सिचुएटेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमको एकदम इजीली, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E बराबर क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होता है Q/R²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि जो AB है बेटा, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिस मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल AB को एयर में रखा गया, हवा में रखा गया है या वैक्यूम में रखा गया है। मैंने AB के चारों तरफ जो मीडियम है वह एयर है। हम जानते हैं कि एयर के लिए, याद ना बेटा, एयर के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 केवल
के हटा देंगे Q बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई तब होगा जब मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो। ओके बेटा, अब चल लिखेंगे। अब हम लोग का जो बनेगा डेरिवेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ बेटा, बी से लेके एक्स तक, अगर मैं बी से लेके एक्स तक डिस्टेंस नाप बताऊं कि कितना होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बेटा, बी से लेकर के बेटा एक्स तक की डिस्टेंस आप बता सकते हो ना, वो हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा। और अगर ए से लेके एक्स तक लूंगा मैं बेटा, तो आर प्लस के एल हो जाएगा। इतना सिंपल मैथमेटिक्स सबको आता होगा। अब मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं निकाल रहा हूं। अब देखो, अब माइनस क्यू, यहां देखो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, माने ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एक्स। और मान लेते हैं बेटा वो E1 है। कितना बेटा? E1 मान लेते हैं। और E1 की जो वैल्यू होगी बेटा, E1 की जो वैल्यू होगी वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा बेटा Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस से A से लेके X तक, मतलब AX का स्क्वायर बोलेंगे बेटा, AX का स्क्वायर, यानी पूरा सॉल्व कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वो होगा Q अपॉन R, R प्लस L, R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? डायरेक्शन चूंकि माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट एक्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। तो देखो बेटा, उसका डायरेक्शन इधर आएगा, जो E1 होगा, E1 का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। क्लियर? अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से अब मैं निकालूंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट द पॉइंट एक्स, E2, और E2 बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब हो जाएगा Q अपॉन BX का क्या होगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। और BX की वैल्यू तो आपको पता है, निकाल चुके हैं, BX R माइनस L। मैंने इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस L का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो चूंकि प्लस के क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक्स पर जो इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, ये होगा बेटा E2। ये क्या हो गया? E2। तो पॉइंट एक्स पर दो इंटेंसिटी काम कर रहा है, एक वेक्टर E1 और एक वेक्टर E2। इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, हम दोनों को रिजल्टेंट हमको चाहिए। तो ये आप लोग को पता होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 180 डिग्री का। और ये हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट पर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। सिंपल। बताओ बेटा, E1 E2 में से कौन बड़ा है? E1 E2 में से कौन बड़ा है? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? तो इसका आंसर होगा बेटा E2 बड़ा होगा E1 से। क्यों? कैसे पता चला कि E2 बड़ा होगा E1 से? इसका रीजन से होगा क्योंकि प्लस की जो Q होगा वो X के क्या होगा? क्लोज है, नजदीक है, तो अपना इफेक्ट क्या करेगा? ज्यादा डालेगा। और माइनस की जो Q होगा वो X से दूर है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कम पड़ेगा। यहां से भी देख लीजिए, यहां पर देखो Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर है, और यहां पर Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो E2 ग्रेटर देन E1। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकाल दूं तो हो जाएगा E बराबर E2 माइनस क्या होगा? E1। तो E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो रिजल्टेंट हमारा फाइंड आउट हो जाता है। चल रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो E2 कितना बेटा? E2 रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एंड दैट इज Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। और इसको सिंपली मैथमेटिकली अगर सॉल्व कर दोगे तो हमारा E का आंसर
आ जाएगा। अब मैं सॉल्व भी कर देता हूं, कितना इसकी वैल्यू आएगी पूरा मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा। ओके, देखिए तो हम लोग का ई आया था, अगर दोनों में कॉमन ले लूं मैं हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब टेक एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका अगर एलसीएम ले लो बेटा तो आर माइनस एल का स्क्वायर और ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा ना। आप सॉल्व कर सकते थोड़ा सा। अब इसका हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने में सिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एज वी नो दैट अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो मैं इसको ए बी का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं। एक और फॉर्मूला जानते होंगे, अगर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो मैं नीचे वाले को सॉल्व करना का सिखाऊं, नीचे वाला कैसे सॉल्व होगा बेटा। देखो ये है आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये हो जाएगा आर माइनस एल और ये हो जाएगा बेटा आर प्लस एल और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंस स्क्वायर लॉस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर। तो पूरा मैं नीचे वाले पूरा डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो कितना हो गया हम लोग का E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा बेटा इसको तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस यहां कर दो बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL और नीचे होगा बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये वैल्यू इसकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक, ओके। अब देखिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ऊपर ब्रैकेट तोड़ो बेटा, ऊपर ब्रैकेट तोड़ दोगे तो हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे बेटा तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट जब तोड़ोगे तो ये वाला इससे कैंसिल होगा बेटा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2RL पूरा सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा बेटा 4RL और नीचे होगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर दूं और सॉल्व कर दूं बेटा तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L और इंटू हो जाएगा बेटा 2R और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट पहले बताया जा चुका है कि Q इंटू 2L क्या बोलते हो P कहते हैं बेटा P। ये हो जाएगा P इंटू 2R और नीचे होगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब एक लाइन और है, एक स्टेप और है, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, चाहे इसको नोट्स बनाइए बेटा, साथ साथ नोट्स बनाइए सारे डेरिवेशन एकदम 12th के एक एक न्यूमेरिकल एक एक डेरिवेशन को सॉल्व कराया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो जेईई और नीट के लिए वो थोड़ा सा टफ लेवल के होंगे, उसका अलग से लेक्चर्स हम बनाते रहेंगे बीच बीच में। ओके, अभी ये इस 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपके एग्जाम के लिए। अब सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया बेटा, आंसर बस आ गया। लास्ट लाइन देख लेते हैं, लास्ट लाइन आ गया हम लोग का E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना हो गया बेटा 2PR और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब L इज वेरी 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 लेस देन R, L तो बहुत छोटा है R की तुलना में। अगर L बहुत छोटा है तो किसी छोटे का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए कि R के रेस्पेक्ट में L की वैल्यू लगभग 0 के आसपास है। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग होगा बेटा R स्क्वायर के आसपास, क्योंकि R के रेस्पेक्ट में L की वैल्यू 0 है। तो कितना होगा तब E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो जाएगा 2PR और ये होगा बेटा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 2PR और नीचे R की पावर 4 कैंसिल कर दो बेटा,
इसकी पूरी वैल्यू आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आ गया बेटा 2p/r³। ये है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मान लो कि लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा? वेक्टर फॉर्म में मान लीजिए कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो अगर एक्स एक्सेस पर है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मान लो अगर एक्सेस पर दिखाते बेटा, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। मान लो कि एक्स एक्सेस है और मान लो बेटा ये कितना है आपका वाई एक्सेस है, और यहां पर बेटा मेरा माइनस के क्यू चार्ज है और यहां पर मेरा क्या था बेटा प्लस के क्यू चार्ज था। ये डिस्टेंस कितना है बेटा ओ मान लेते हैं, ये एल था और ये एल था, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिए थे ना एक्स लिए थे, पॉइंट एक्स लिए थे, और ये डिस्टेंस कितना था बेटा यहां से लेके यहां तक आर डिस्टेंस था। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब निकाला तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था E1 है ना बेटा, और एक इधर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आया था, और आपने सिद्ध किया था कि E2 जो है वो बड़ा है किससे? E1 से। इसका मतलब कि इन दोनों का E1 E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस काम करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है? आई कैप। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं बेटा, आ जाएगा वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज 2p/r³, और ये होगा बेटा आई कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ओके बेटा।